हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ई के बारे में डिस्कस करेंगे। ई यानी कि यूलर्स नंबर एक इरेशनल कांस्टेंट है। आपने नेचुरल लॉगरिथम के बारे में तो सुना ही होगा, जिसे हम एल एन से डिनोट करते हैं। इस लॉग में जो बेस होता है वही ई होता है। और आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में भी सुना ही होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब कोई भी फंक्शन जो ए रेस टू एक्स के फॉर्म में है, जहाँ पे एक ही एक कांस्टेंट है, जैसे कि 2 रेस टू एक्स, 3 रेस टू एक्स। ये सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ऐसे ही एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है ई टू द पावर एक्स। सो इसमें जो ई है उसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो ई की जो वैल्यू होती है वो 2.7182 के करीब होती है, और ये एक इरेशनल नंबर है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई टू द पावर एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह दिखाई देता है, और ई जो है वो ग्रोथ रेट से रिलेटेड है। सो ई को समझने के लिए हमें ग्रोथ रेट को समझना होगा। तो मान लीजिए एक बैंक है जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 100%। मतलब कि मैंने अगर 1 रुपीज़ इन्वेस्ट किया तो अगले साल मेरा जो अमाउंट है वो डबल होगा, मतलब कि 2 रुपीज़ होगा। तो मेरे पास जिस इनिशियली 1 रुपीज़ है, आफ्टर 1 ईयर मेरे पास हो जाएगी 2 रुपीज़। आफ्टर 2 ईयर्स मेरे पास होगी 4। आफ्टर 3 ईयर्स मेरे पास होगी 8, एंड सो ऑन। मेरा अमाउंट जो है वो इंक्रीज होता रहेगा। बट इस केस में आप देख सकते हो, मुझे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 1 ईयर के बाद मिल रहा है। मतलब 1 ईयर तक मेरे पास 1 ही रुपीज़ है। फिर जैसे ही नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा मेरे पास 2 रुपीज़ हो जाएगी। फिर पूरा सेकेंड ईयर तक मेरे पास 2 रुपीज़ ही हो गए। फिर जैसे ही नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा मेरे पास 4 रुपीज़ हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो मेरा इंक्रीज हो रहा है वो स्टेप में हो रहा है, आप देख सकते हो। तो अभी हम 1 साल के बाद मिलने वाली अमाउंट को अलग अलग केसेस में कंपेयर करेंगे। जैसे कि इस केस में हमने देखा एट द एंड ऑफ ईयर मेरे पास थे 2 रुपीज़। अब कोई और बैंक है जिन्होंने सोचा कि हम इंटरेस्ट जो है वो हर 6 मंथ के बाद देंगे। मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 50% पर 6 मंथ। मतलब पहले 6 मंथ में 50% इंटरेस्ट और नेक्स्ट 6 मंथ में और 50% इंटरेस्ट। तो इनिशियली मेरे पास है 1 रुपीज़। तो 6 मंथ के बाद 50% के हिसाब से मेरे पास हुए 1.5 रुपीज़। अब इस 1.5 रुपीज़ पे 50% इंटरेस्ट लगेगा। मतलब कि एट द एंड ऑफ ईयर मेरे पास हो गए 2.25 रुपीज़। तो आप देख सकते हो कि पहले के केस में मेरे पास एट द एंड ऑफ ईयर थे 2 रुपीज़, बट इस केस में मेरे पास हुए 2.25 रुपीज़। सो इस केस में मेरा 0.25 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। अब और एक बैंक है जिन्होंने सोचा कि हम साल में 3 बार इंटरेस्ट देंगे। मतलब कि हर 4 मंथ के बाद 100/3% का इंटरेस्ट देंगे। मतलब कि पहले 4 मंथ के लिए 100/3%, उसके बाद 4 to 8 मंथ के लिए 100/3%, और 8 to 12 मंथ के लिए फिर 100/3%। तो इस केस में अगर आप देखो कि इनिशियली मेरे पास तो 1 ही रुपीज़ है, तो 4 मंथ के बाद मेरे पास होंगे 1.333 रुपीज़। उसके बाद 8 मंथ के बाद इस 1.333 रुपीज़ पे 100/3% का इंटरेस्ट लगेगा, तो मेरे पास हो गए 1.777 रुपीज़। और आफ्टर द एंड ऑफ ईयर मेरे पास हो गए 2.3703 रुपीज़। तो आप देख सकते हो कि इस केस में मेरा जो अमाउंट है वो और भी बढ़ा। तो मतलब इससे हम हमें ये पता चल रहा है कि मैं जो 1 ईयर है उसको जितने ज़्यादा पार्ट्स में उस इंटरवल को डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब कि मैं जितनी ज़्यादा बार इंटरेस्ट ले रहा हूँ उतना मेरा जो फाइनल अमाउंट है वो बढ़ रहा है। तो क्या ऐसे हो सकता है कि हम उस इंटरवल को बहुत ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड करें और हमारे पास इनफाइनाइट रुपीस आ जाए? तो इस चीज़ को समझने के लिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट को थोड़ा डिटेल वे में समझते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट होती है उसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है A = P × 1 + R/100 रेज़ टू पावर n। सो जैसे कि हमें पता है कि R जो होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और n जो होता है वो होता है पीरियड जितनी बार हमारा इंटरेस्ट लग रहा है। मतलब कि अगर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ 10% पर 6 मंथ, और मेरा टोटल टाइम पीरियड है 2 ईयर्स, तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 6 मंथ पर है। तो मेरा जो टाइम पीरियड है वो 2 ईयर्स को मुझे 6 से डिवाइड करना होगा। मतलब कि मेरी एन की वैल्यू 4 होगी, क्योंकि 6 मंथ के बाद इंटरेस्ट लग रहा है तो मुझे 4 बार
उस इंटरेस्ट को लगाना होगा। सो यहाँ इस केस में मेरा n 4 होगा। सो इसी तरह हम n को कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे कि हमने हमारे पहले केस में देखा, यहाँ पे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट था 100% और जो हमारा n था वो 1 था। एक्चुअल में ये सिंपल इंटरेस्ट ही है, सो हम इसमें n की वैल्यू हमारी 1 थी। हमने केस 2 में देखा, जहाँ पे मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 50% था 2 बार। मतलब कि मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैं कह सकता हूँ 100/2% था और n की वैल्यू थी 2। केस 3 में आप देख सकते हो कि मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 100/3% था और n इक्वल टू थी 3 वैल्यू। सो इस तीनों केस को अगर आप अच्छे से देखो, तो मुझे अगर इंटरेस्ट इस इंटरवल को 4 बार डिवाइड करना है, 5 बार डिवाइड करना है, तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा उसे मैं जनरलाइज वे में कह सकता हूँ 100/n। मतलब यहाँ पे मैं अगर n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो मुझे r इक्वल टू 100 मिल रहा है, 2 पुट करता हूँ तो 50 मिल रहा है, 3 पुट करता हूँ तो 100/3, 4 करता हूँ तो 25 एंड सो ऑन। सो इस 100/n को अगर मैं ऊपर के अमाउंट के फॉर्मूले में पुट करूँ, सो मुझे अमाउंट का फॉर्मूला कुछ इस तरह मिलेगा। और हमारा इनिशियल हमने 1 रुपीज़ रखा है तो प्रिंसिपल हुआ मेरा 1 रुपीज़। सो मेरा अमाउंट का जो मेन फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 1+1/n⁻n। तो इस फॉर्मूले में आप देख सकते हो, अगर मैं n की जगह 1 पुट करूँ, सो क्या होगा 1+1 रेस टू 1। सो ये हो जाएगा 2। सो पहले केस में मुझे आफ्टर 1 ईयर 2 रुपीज़ मिले थे। इस फॉर्मूले में अगर मैं n के जगह पे 2 पुट करूँ तो क्या होगा 1+1/2 मतलब कि 1+0.5 का स्क्वायर, मतलब 1.5 का स्क्वायर मतलब कि 2.25। तो सेकेंड केस में मुझे आफ्टर 1 ईयर 2.25 रुपीज़ मिले थे। तो इस फॉर्मूले में अभी हम n की वैल्यू को बढ़ाते जाते हैं और देखते हैं कि क्या मेरी अमाउंट हमेशा इंक्रीज होती रहती है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि n की वैल्यू जब 1 थी तो 1+1/n⁻n की वैल्यू हुई 2। जब n की वैल्यू 4 थी तो उसकी वैल्यू हुई 2.4414। जब n की वैल्यू 10 थी तब 2.5937। जब n की वैल्यू 10,000 थी, 1 लाख थी, 10 लाख थी, 10 करोड़ थी, तो आप देख सकते हो कि इसकी वैल्यू जो है वो 2.718 के करीब है। सो 10 लाख पे मैंने देखा 1+1/n⁻n की वैल्यू हो रही है 2.7182 और 1 करोड़ पे 2.7182 हुई। सो इसका मतलब ये है कि मैं इसको जितने भी n की वैल्यू को और भी इंक्रीज करूंगा तो ये वैल्यू जो है ये 2.7182 के करीब कॉन्वर्ज कर रही है। तो अगर हम ग्राफिकली देखें तो आप देख सकते हो कि इसका ग्राफ कुछ इस तरह जा रहा है। सो इसकी जो वैल्यू है वो 2.7182 पे जाके कॉन्वर्ज करेगी। मतलब आप n की वैल्यू अगर इनफाइनाइट भी लो तो 1+1/n⁻n की वैल्यू होगी कुछ 2.7182 के करीब। तो ये 2.7182 जो है वही हमारा e है। सो जैसे कि हमने देखा कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1+1/n⁻n जो होता है वो ई होता है, जिसकी वैल्यू होती है 2.7182। तो इसमें हमने एक चीज देखी कि हमने अगर साल में एक ही बार इंटरेस्ट लिया तो हमारी अमाउंट थी 2 रुपीज। और अगर हम कितने भी ज्यादा बार इंटरेस्ट ले, मतलब अगर मैं हर सेकेंड पे भी इंटरेस्ट लेता हूँ तो भी मेरी जो अमाउंट होगी वो 2.7182 के ही करीब होगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं इस इंटरवल को मैंने काफी ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड किया। अगर मैं इनफाइनाइट पार्ट्स में भी डिवाइड करता हूँ तो ये वैल्यू इसी वैल्यू तक जाएगी। सो आप देख सकते हो नेचर में चीजें जो है वो इसी प्रकार वर्क करती है। मतलब कि हर चीज का ग्रोथ जो है वो ग्रेजुअली होता है। मतलब कि आप बैक्टीरियाज का ग्रोथ देख लो तो ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए कुछ बैक्टीरियाज है वो हर मिनट में डबल होते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि 1 मिनट पूरा खत्म होने तक उनकी क्वांटिटीज मान लीजिए 10 है और उसके बाद अचानक से वो 20 होगी, ऐसा नहीं होगा, वो ग्रेजुअली इंक्रीज होते रहेगी। सो ये जो हमारा बिहेवियर है ये नेचुरली बहुत जगह पे यूज होता है। तो अब तक हमने ई के बारे में देखा। अभी हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। तो ये जो आपको राइट साइड में दिखाई दे रहा है ये एक एक्सपोनेंशियल कर्व है। सो मान लीजिए इस कर्व पे मैंने कोई भी एक पॉइंट पी ले लिया। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन की खासियत ये है कि इस पी पॉइंट पे अगर मैं उस फंक्शन की वैल्यू निकालूं तो वो क्या होगा e टू द पावर x। अगर इस पी पॉइंट से मैंने अगर एक ग्रेडियंट निकाला
उस फंक्शन पे, सो उसकी भी वैल्यू होगी ई टू द पावर एक्स। और अगर मैं एरिया अंडर द कर्व लेता हूँ उस पी पॉइंट तक और लेफ्ट साइड में माइनस इन्फिनिटी तक, सो उसकी वैल्यू भी होगी ई टू द पावर एक्स। सो इन तीनों की वैल्यूज भी सेम हो रही है। और अगर आप ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन देखो तो वो ई टू द पावर एक्स ही होता है, और उसका इंटीग्रल भी ई टू द पावर एक्स ही होता है। तो आप हमें पता है कि ग्रेडियंट जो है वो डिफरेंशिएशन पे डिपेंड होता है, और जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन है। सो ई टू द पावर एक्स के लिए ये सारी वैल्यूज जो है वो सेम होती है। सो ये एक स्पेशल प्रॉपर्टीज हुई ई टू द पावर एक्स की। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज हमने देखी ये सिर्फ ई टू द पावर एक्स के लिए ही है। अगर आप कोई और एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेते हो जैसे कि 2 टू द पावर एक्स, 3 टू द पावर एक्स, तो उसके लिए ये प्रॉपर्टीज वैलिड नहीं होगी। ये प्रॉपर्टी सिर्फ ई टू द पावर एक्स के लिए है।